कि ठंड के कारण विद्यालय बंद है और विद्यालय में पठन पाठन स्थगित किया गया है सरकार द्वारा। जी, इस समय में हम शिक्षकगण विद्यालय में उपस्थित हैं और उपस्थित है तो हम लोगों ने चाहा कि कुछ न कुछ हो। तो हम लोग ये कहे कि आज हम लोग शिक्षक पे आधारित कुछ प्रश्न को हम अपने सीनियर साथी शिक्षक से जानना चाहेंगे। और इसमें मेरा पहला प्रश्न है सर, हमारे सीनियर साथी अयोध्या राम अष्टभुजा सर से कि शैक्षणिक क्रियाकलाप में सर, शैक्षणिक क्रियाकलाप में गतिविधि के गतिविधि शिक्षा क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोगों का सोच है कि यह एक खेल प्रक्रिया है, यह शिक्षा कुछ नहीं है। इस बिल्कुल पे सर। आपका क्या जवाब रहेगा बहुत सर? सही आपका प्रश्न है। बहुत सारे लोगों को सर लगता है कि जैसे प्रारंभिक विद्यालयों में जो 1 से 8 तक चलते हैं और प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक चलते हैं। जी, तो लोगों को ये लगता है कि शैक्षिक गतिविधि जब होती है, जो गतिविधि युक्त शिक्षा होती है, तो उनको लगता है कि दिन भर विद्यालय में खेल ही हो रहा है खेल ही क्या? हो रहा है, बिल्कुल। तो पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि आप खेल को शिक्षा से अलग कैसे मान सकते हैं? जी, खेल भी शिक्षा है, खेल भी उसमें आपको शिक्षा है। अनुशासन सहित तमाम दैनिक क्रियाकलापों से गुजरना पड़ता है, निरंतर अभ्यास से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। और खेल और शिक्षा को अलग तो किया ही नहीं जा सकता है। दोनों को साथ समग्र शिक्षा प्रणाली, जैसे हम लोग 1 से 8 में हैं, तो 1 से 8 में ऐसा है क्या जो मैथ जानता है वही सबसे तेज बच्चा है? लोगों को ये लगता है कि मैथ या बोर्ड पे पढ़ाई चल रही है वही पढ़ाई है, वही पढ़ाई है, चिल्ला-चिल्ला कर यदि हम पढ़ा रहे हैं तो वही पढ़ाई है, नहीं। इसमें डॉक्टर के लिए भी पढ़ना है, इसमें इंजीनियर के लिए भी पढ़ना है, लेकिन इसमें एक चित्रकार भी है, इसमें एक खिलाड़ी भी है, एक इसमें संगीतकार भी है, इसमें व्यापारी है, इसमें किसान है, इसमें नेता है, अभिनेता है। तो समग्र शिक्षा प्रणाली को लेकर चलना होगा, क्योंकि हमको सभी के उत्थान के लिए काम करना है। बिल्कुल। और खेल की जहाँ तक बात आती है तो खेल सबको पसंद है। जब हम लोग बचपन में पढ़ने जाते थे, तो जब गुरुजी मार देते थे सर, तो शायद हम लोग को विद्यालय जाने का मन नहीं करता था, सोचते थे कि विद्यालय ना जाए। तो इसमें ऐसा माहौल दिया जाए कि बच्चे विद्यालय आए, क्योंकि इसमें अधिसंख्य माता-पिता को ये नहीं पता है कि मेरा बच्चा विद्यालय जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको नहीं पता। तो आप ऐसा माहौल दीजिए कि वो विद्यालय आए, खेल-खेल में पढ़े, मूर्त से अमूर्त की तरफ चले। जैसे हम लोग खेल विधि का प्रयोग करते हैं, हम लोग कंकड़ से गिनती सिखा दें, पेंसिल से सिखा दें, संख्या का ज्ञान सिखा देते हैं, सम विषम संख्या के बारे में बता देते हैं, तो खेल से तो सारी हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए? हम लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि बच्चे की समझ बढ़े। केवल बोर्ड वर्क से नहीं कि शिक्षक केवल बोर्ड वर्क कर रहा है, उसमें बच्चा भी आपके बीच लगा रहे, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखे, और जिसका एनईपी 2020 में जिस पर बल भी दिया गया है, और ये कतई ये शिक्षा का एक प्रमुख दूसरा बना। और हम चलते हैं। और दूसरा प्रश्न सर है कि कुछ लोग इसे जो है यानी शिक्षक को सोशल मीडिया पर प्रचार कहते हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? हाँ, ये भी बराबर सुनने को मिलता है कि ये स्कूल जो है सोशल मीडिया का स्कूल है, सोशल मीडिया पे डाला जाता है। अपने विद्यालय के बारे में बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर कई तरीके के पोस्ट आते हैं, एक भ्रामक रहती है, एक मिथ्या रहता है, एक वास्तविक पोस्ट भी रहता है, और एडिटिंग पोस्ट भी रहता है, जिसमें लोग दूसरे के कंटेंट को एडिट करके और डाल देते हैं, अश्लील चीजों को डाल देते हैं। तो आपको वैसे पोस्ट पे आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि पढ़ाई से रिलेटेड कुछ डाला जाता है तो आपको क्या आपत्ति है? वो डाला जाता है कि जैसे आपके पास एक आइडिया है, एक आइडिया हमारे पास है, किसी ने यदि कोई गुजरात का टीचर सोशल मीडिया पर वर्क की बेहतर शैक्षणिक गतिविधि को डालता है, हमने उसको देखा, और मैं बिहार से यहाँ से उस गतिविधि को डालता हूँ, उसने भी देखा, तो हम उसको देखे, उसने हमको देखा, हम दोनों ने एक दूसरे से सीखा, और एक विचार आपका था, एक विचार मेरा था, लेकिन अब सबके पास 2 विचार हो गए। तो अच्छी चीजें यदि सोशल मीडिया पे डाली जाए तो इसमें प्रश्न चिन्ह लगना मुझे समझ में नहीं आता। इसमें तो खुश होना चाहिए कि अच्छी चीजें आ रही हैं और अच्छा चीज समाज देख रहा है, तो उसमें चिंतित होने की क्या बात है। और रही प्रचार की ये बात ही नहीं है, ये वर्ग कक्ष में हो रहा है तब डाला जा रहा है, ये हमारे विद्यालय में निरंतर वर्षों से होता है, तब डाला जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं से उठाए और ले आकर डाल दिए। तो वैसे लोगों को मैं कहूंगा कि आप भी जहां जिस क्षेत्र में हैं, आप बेहतर करिए और डालिए, समाज को जागरूक करिए, और कहीं बेहतर हो रहा है तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की आवश्यकता है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमारे
जरूरत है। हाँ, यदि आप सलाह दे सकते हैं कि इससे बेहतर हम लोग कैसे करें, तो सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए और अपनी सोच को बदलिए। जी जी, अच्छा सा जवाब दिया। हमारा भी यही सोच है कि आम पब्लिक को यदि ये लगता है कि प्रचार हो रहा है इस विद्यालय से, तो सही चीजों का प्रचार होना चाहिए। नहीं, वो लोग भी अपनी सुझाव को अगर याद है कि ये गलत है, ये सही है, इसको आप लोग डालिए, इसको ना डालिए। ये तो और जो सही चीजों का प्रचार होना भी चाहिए, गलत चीजों का प्रचार होगा। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, वो तड़प रहा है, उसका वीडियो बनाएंगे, उसको अस्पताल में ले जाएंगे। कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसका वीडियो बनाएंगे, असली नृत्य का वीडियो बनाएंगे और सोशल मीडिया पर डालेंगे। और पढ़ाई का पड़ेगा तो आपको दिक्कत है, तो आप अपनी मानसिकता को बदलिए। बिल्कुल जरूरत है, बदलिए उसको। जी जी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और यह भी सर आप ही से सवाल रहेगा। इसके बाद हम रामाचार्य सर के पास चलेंगे। और तीसरा प्रश्न ये है, यदि आपसे पूछा जाए सर, यदि आपसे पूछा जाए कि आप अपने विद्यालय की उपलब्धियां बताएं, तो आप क्या इसका? हाँ, निश्चित रूप से बताएंगे। जी। जो लोग सोशल मीडिया का स्कूल कहते हैं उन लोगों को मैं विशेष तौर से बताऊंगा कि एक सरकारी विद्यालय होते हुए भी हम लोगों ने 2006 से लगभग 19 सालों से निरंतर हम लोग इस क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों के लिए टैलेंट अवार्ड कंपटीशन किया, वार्षिक प्रतिभा सम्मान प्रतियोगिता जो 2006 से होती है, जो बच्चे हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर प्रश्न तैयार किया जाता है उसमें भाग लेता है और टॉप 20 बच्चों को सम्मानित किया जाता है, जिससे उनके अंदर जो है कंपटीशन की भावना बढ़े। और वो होता है। हम लोगों ने गरीब बच्चों के लिए जिनके पास 2-4 रुपए की वजह से भी, चाहे 100-200 रुपए की वजह से भी पढ़ाई में दिक्कत आती है, चिल्ड्रंस बैंक बनाया, हम लोगों ने स्मार्ट क्लास बनाया, हम लोगों ने सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने विद्यालय में बाल मेला लगाया, हम लोगों ने वैज्ञानिक सोच बढ़ाने के लिए विज्ञान मेला लगाया, हम लोगों ने खेल और चित्रकार और संगीतकार बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की निरंतर वार्षिक प्रतियोगिताओं को करते हैं। यानी समग्र विकास की परिकल्पना है। एक वैज्ञानिक भी बने, एक चित्रकार बने, एक शिक्षक बने, वकील बने, खिलाड़ी बने, हर क्षेत्र पे हम लोग आगे बढ़े। आज उसका प्रतिफल मिला। आपके सिधौलिया ही प्रखंड में ले लिए जाए तो लगभग 84 विद्यालय है, तो 84 विद्यालय हैं और 2012 से 2024 तक आज तक 18 से 20 बच्चे गए पटना स्टेट लेवल पर, और वो खेल में गए हैं, इंग्लिश भी कंपटीशन में गए हैं, आशु भाषण में गए हैं, और वो 18-20 हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय कबीरपुर के हैं। चलिए खुशी। तो वैसे लोगों के सोच पे ये जोरदार तमाचा है। और हमारे बच्चे एनएमएस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति जो योजना चल रही है इस प्रखंड में पिछले 2-3 सालों से लगातार सफल हो रहे, उसका लाभ उठाते हैं। विभिन्न बच्चे सरकारी नौकरियों में विभिन्न पदों पर जाकर देश और राज्य की सेवा कर रहे हैं, और आने वाले वर्षों में अभी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न हम सर रामाचार्य सर से चाहेंगे। सर आपका स्वागत है, और मेरा प्रश्न है कि विभाग को क्या करना चाहिए? सर थोड़ा सा विभाग को और क्या करना चाहिए जिससे और बेहतर किया जा सके, यानी शिक्षा विभाग को और क्या करना चाहिए जिससे शिक्षा में और बेहतर सुधार हो सके? इसमें आपका विचार क्या है सर? देखिए, शिक्षा विभाग को शिक्षकों को स्वतंत्र रूप से रख करके शैक्षणिक गतिविधियों में खुले तौर पर भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको पुरस्कार देना चाहिए, ताकि वो अपने अंदर की क्षमताओं को बच्चों के अंदर डाल करके उनको और निखारें, उनका सर्वांगीण विकास करें। अगर उनके ऊपर बॉर्डर दबाव दिया जाता है टाइम के लेकर के, हाजिरी को लेकर के, तरह तरह की जो प्रयोग हो रहे हैं, वैसा प्रयोग न किया जाए। शिक्षक जब तक स्वतंत्र नहीं रहेगा तब तक वो शिक्षा नहीं दे सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति से, अगर किसी भी कर्मचारी से अगर काम लेना है तो उसको पहले स्वतंत्र रखना चाहिए, और उसकी आजादी होनी चाहिए कि वो जो भी अपना घर से तैयार होकर के आए और बच्चों को अपना माने सही ज्ञान दे, उसको सही क्षेत्र में उसके मार्गदर्शन करें। साथ ही साथ वो शिक्षक का भी ये दायित्व होता है कि बच्चे के अंदर छिपी हुई प्रतियोगिताओं को यानी क्षमताओं को वो निखारे, बाहर लाए, और जिस क्षेत्र में वो बच्चा आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे पढ़ने में तेज हैं, ये जरूरी नहीं कि सभी बच्चे खेलने में तेज है, ये जरूरी नहीं कि सभी बच्चे और भी क्षेत्र में तेज है। तो जो जिस क्षेत्र में हो उसको उस क्षेत्र की तरफ उसको शिक्षा दी जाए। जबकि नई शिक्षा जो नीति है 2020 की, उसमें बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है, और वैसे ही मानना है कि जो भी बच्चे पढ़े तो जब पढ़ करके निकले तो अपने स्वरोजगार खुद करें।
ये नहीं है कि पढ़ लिख करके नौकरी ही पाए, ये जरूरी नहीं है। जो पढ़ेगा अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा वो नौकरी पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो अपना हुनर से अपने को रोजगार स्वरोजगार प्राप्त कर लेगा, यानी उसके अंदर बेकारी नहीं रहेगी। इस तरह से ये जो है व्यवस्था सरकार की है। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि सरकार जो है, विभाग जो है, कुछ गलत तरीके से शिक्षकों को मैंने टॉर्चर कर रही है, जिसके चलते शिक्षकों का काम करने में मन नहीं लगता है। पहले शिक्षक जो स्वतंत्र होते थे, केवल उनको पढ़ाने की दायित्व थी। आज जो है विभाग कई तरह की जिम्मेवारियां शिक्षकों के ऊपर डाल दी है, जिसको शिक्षक है उसको पूरा करने में ही लगे रहते हैं। खासतौर से जो ये एमडीएम वगैरह है, इसको अलग रखना चाहिए, सरकार कर भी रही है। और कुछ सुझाव मेरा भी रहेगा कि जैसे विभाग को यह चाहिए कि वन नेशन वन एजुकेशन की बात हो रही है, तो सरकारी विद्यालयों में तो संपन्न और निर्धन दोनों बच्चे आते हैं, और प्राइवेट विद्यालयों में केवल संपन्न घर के ही बच्चे जाते हैं। तो जब यहाँ संपन्न और निर्धन दोनों आते हैं, दोनों के लिए, तो विभाग को यह भी करना चाहिए। मेरा एक सुझाव है कि सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल का भ्रमण करें और शिक्षक भी साथ में रहें, और कभी कभी प्राइवेट स्कूल के जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हों, उनके शिक्षक और उनके बच्चे सरकारी स्कूल में हम एक दूसरे को जाने और एक टीम बने अच्छे शिक्षकों की। जो मेरा तो ये मानना है, अच्छे शिक्षकों की हर प्रकार में एक टीम होनी चाहिए, और जिन्हें किसी भी विद्यालय में 2-4-5 दिन के लिए भेजा जाना चाहिए कि आप उस वहाँ टीम वर्क के रूप में काम कीजिए, जिससे अन्य शिक्षक आपका सहयोग करेंगे, आपसे सीखेंगे, आपसे जानेंगे। और जैसे ट्रेनिंग लेने के लिए वार्षिक ट्रेनिंग चल रही है, तो उस ट्रेनिंग में भी कहना तो नहीं चाहिए, बहुत सारी खामियां शिक्षक आते हैं, बताते हैं कि क्या सीखा पता ही नहीं चला। तो सीखने का सबसे बड़ा अच्छा जरिया आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है, आप डायरेक्ट सीखिए, विद्यालय में भेजिए और अच्छे विद्यालय में भेजिए, अच्छे शिक्षकों की कुछ टीम बनाइए हर प्रखंडों में रहे, जिन्हें हफ्ते दिन के लिए दूसरे विद्यालयों में भेजा जाए, वो वहाँ रहें, उसकी शैक्षणिक व्यवस्था को समझें, तब इससे जो सीखने की जो प्रवृत्ति होगी बहुत बेहतर होगी। चलिए, बेहतर सर आंसर मिला। और लास्ट प्रश्न सर आपसे मेरा रहेगा, सहमत है? जी जी जी। सरकारी और प्राइवेट विद्यालय के बच्चों में अंतर क्या है सर? बहुत अंतर है, सरकारी और प्राइवेट विद्यालय के बच्चे में बहुत बड़ा अंतर है। अब मुझसे यदि पूछिएगा तो मैं कहूँगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत तेज प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब उनको प्राइवेट स्कूल से भी तुलना करिएगा तो सबसे उनसे बहुत तेज होते हैं हर मामले में। ये हर मामले में आपको मिलेगा। इनको ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात हर मौसम को बड़े आगे आकर ये आसानी से झेलते हैं, और उनको झेलने में दिक्कत होगी, लेकिन सुविधा में अंतर होगा। अब प्राइवेट स्कूल में जब बच्चा जा रहा है तो उसके माता पिता उसको बाकायदे टाई, बेल्ट, कापी, हर चीज किस दिन गया नहीं गया, होमवर्क, हर एक चीज पे ध्यान देता है। और सरकारी स्कूल के गार्जियनों का बस इस तरफ ध्यान नहीं है, मेरा बच्चा गया कि नहीं गया, मेरा बच्चे सुबह स्नान किया कि नहीं किया, मतलब उसके लिए भी कुछ सोचें। सुबह का थोड़ा सा प्यार, बच्चों को प्यार दें और एक अच्छी से सुबह के साथ उसको विद्यालय भेजें और उसके दैनिक विद्यालय की गतिविधियों पर थोड़ी सी चर्चा करें।